नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं चित्रा मुद्गल जी द्वारा लिखी हुई कहानी बाघ। पुरोहित जी को देख रहे हैं। पुरोहित जी कैसे कढ़िलते हुए से जीना चढ़ रहे हैं। पहले माले पर पहुंचते ही वे गर्दन उठाकर न दिखने वाले चौथे माले तक की सीढ़ियों को जिबह होने वाली लाचारी से ताकते और छूटी हिम्मत बटोरकर अगली सीढ़ी पर पांव बढ़ा देते। सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते पुरोहित जी को अपने स्वास्थ्य पर संशय होने लगता। कहीं वे दमे के मरीज तो नहीं। दरवाजे तक पहुंचते जो सांसें उखड़ती, किसी उपाय मुट्ठी में न आती। मयूर विहार की नव भारत सोसाइटी के डुप्लेक्स फ्लैट का ऊपरी हिस्सा पुरोहित जी ने अभी कोई 5 महीने पहले ही किराए पर लिया। पत्नी ऊपर का फ्लैट लेने के पक्ष में नहीं थी। उनके रक्तचाप की चिंता के चलते पुरोहित जी ने ही आश्वस्त किया। इस ठोर रहना ही कितने दिन, चढ़ना उतरना कितना। कार्यालय के लिए जो सुबह उतरे वापस लौटे ही चढ़े। 6 महीने की अवधि है आयकर वालों की। इसी अवधि में उन्हें हर हालत में अपना घर खरीद लेना है। अपने डेरे पहुंचे नहीं कि ऊपर नीचे की हार तोड़ी खत्म। इस ओर आने की सोची किसने। सस्ते किराए के पीछे जमुना पार आकर बसना मजबूरी बन गया। पटेल नगर के रौनक भरे पुश्तैनी मकान में बीजी की मृत्यु के उपरांत रहना दूभर हो उठा। छुट्टी की सुबह अखबार पढ़ते ही दूसरी चाय पूरी घूंट भी नहीं पी पाते कि गोद पला भाई बिल्ला अड़ियल सूदखोर की भांति खूंटा गाड़ के सामने आ बैठता और कमर सीधी करने के नाम पर हफ्ते भर में मिलने वाली एकमात्र छुट्टी को गडेरियों से चूसने लगता। बिल्ला को मकान में हिस्सा चाहिए था तत्काल। उसे सहन नहीं हो पा रहा था कि बीजी की मृत्यु के उपरांत वे उस घर में ठाट से क्यों बने हुए हैं, जबकि वह राजेंद्र नगर की एक खस्ताहाल कोठी की दुछत्ती में अपनी पत्नी और 8 वर्षीय बेटे के संग 1500 रुपये किराए पर गुजर करने को अभिशप्त हैं। बिल्ला और उसकी पत्नी कुक्की ब्याह के 2-2.5 वर्षों तक कुटुंब में ही रहे। रसोई साझी, खर्चे बेढक्कन। उसके ब्याह से पहले कुटुंब की बागडोर जब बीजी के जिम्मे थी, बिल्ला 250 रुपये बीजी की हथेली में पहली को रख देता। यह करामात उनकी ही थी। बीजी की नज़रों में औलाद की अहमियत बनी रहे और वे शांत रहें। इसकी खातिर वे 30 की रात भोजनोपरांत उसके संग मोहल्ले में चहलकदमी को निकलते और उसकी जेब में खिसका देते ताकि वह सुबह बीजी की हथेली पर पैसे रख सके। दरअसल उसे न खर्चों से वास्ता होता न तंगी का मलाल। ब्याह के बाद भी बेशर्माई खरोंच भर न छिली। वे 2 और उनके 3, बिल्ला और कुक्की संग। बीजी की हारी बीमारी ऊपर कमर तोड़ महंगाई की दिन दूनी रात चौगुनी छलांगे उनके कंधों पर पड़े डट्ठे बीजी ने महसूस किए। मुंह खोल बैठी गले तक आते ही। बस मियाँ बीवी ने अलाय बलाय तक मोहल्ला सिर पर उठा लिया। बिल्ला लिहाज छोड़कर बोला, घर बेचकर मुझे मेरा आधा हिस्सा दे दो, हमें नहीं रहना संग। घर बड़े के परिवार ने अगवाया हुआ है, खटोले बठौर नहीं कहीं हम दोनों के लिए। बिल्ला की निर्लज्ज धौंस बीजी को छलनी कर गई। मोहल्ले वालों का छज्जों पर लटक उनके घर की नंगई में रस लेना अधिक अखरा। हफ्तों बिस्तर से लगी रहीं। उठी तो उनकी कृष्काया में न जाने कौन सी चंडिका माँ आज समाई कि मोह माया झटक आंचल का दूध झाड़ने को उतारू हो उठी। घर उनके नाम है। जब तक जिंदा हैं वे बड़े बेटे बहू के संग रहेंगे। मरने के बाद भी घर उसका। अपनी औलादों का निवाला रूखा सूखा कर बड़े ने इन दीवारों की कच्ची पक्की सहेजी। घर के खर्च में आधा न सही मुनासिब हिस्सा बटा सको तो संग गुजर भली, वरना चूल्हा चौका समेट चल दो। कोई गम नहीं, कोई गिला नहीं। अंतिम दिनों में बीजी के दोनों गुर्दे जर्जर हो आए। पखाने तक पहुंच नहीं पाती कि पेशाब चूने लगता। पत्नी दिन भर फर्श पहुंचती, बच्चे घिनाते। पुरोहित जी ने महसूस किया कि पत्नी बीजी का गूमूत उठाती है, लेकिन मन से नहीं, फर्ज के दबाव से। उन्होंने कार्यालय में अपनी बकाया बीमारी की छुट्टी और अर्जित छुट्टी के लिए अर्जी दे दी। अनावश्यक छुट्टी कभी ली नहीं। बावजूद इसके अर्जी देखते ही निदेशक महोदय की तौरियां चढ़ गईं। इतनी लंबी छुट्टी मांगने का औचित्य उन्हें नजर नहीं आया। बीजी की हालत जान लेने के बावजूद पुरोहित जी दृढ़ रहे। छुट्टी मंजूर नहीं हुई तो वे बिना तनख्वाह घर बैठ जाएंगे। बीजी उनकी जननी है। जननी को वे कुटुंब की दया माया के भरोसे नहीं छोड़ सकते। अस्पताल वालों ने पहले ही हाथ उठा दिए कि इस उम्र में और इतनी कमजोरी में न गुर्दों का प्रत्यारोपण संभव है न इलाज। जितने दिन सांसें खींच ले जाएं, परमात्मा की कृपा समझो। 2.5 महीने बीजी का गूमूत अपने हाथों उठाया, सिरहाने से हिले नहीं। बिल्ला और कुक्की गाये बगाहे झांक जाते। बंटवारे का कीड़ा जब तक काटता ही रहता।
एक शाम उसने नीचता की हद ही कर दी। अस्थिपंजर हो चली बीजी की बाह झकझोरते हुए पूछने लगा कि जो भी गहने गुड़िया उनके पास धरे हों, लुकाए छिपाए बता दें, जिसे जो देना हो हाथ से उठा कर दे दें, बाद में सिर फुटोबल से क्या फायदा। बीजी ने असहाय दृष्टि से अपनी नालायक औलाद की ओर देखा। वही निस्सहायता छटपटा आई उनकी डूबती आंखों में, जो किसी का गला घोंटते समय घुटकर सांस छोड़ती आंखों में प्राणी की भीख के लिए उपजती है। मुझे बख्श दे पुत्र, बख्श दे। बड़ी कोशिश से छीड़ कलाई उठाकर बीजी ने अपनी सूखी पीली हथेली कुछ नहीं है पास पुत्र वाली मुद्रा में हिलाई। मकान जल्दी ही औने पौने दामों में बेचना पड़ा पुरोहित जी को। एक रात दारू में धुत उद्दंड बिल्ला घर में घुस आया और अपनी खूंखार धमकियों से पूरे घर को आतंकित कर गया कि हफ्ते भर के भीतर मकान बेचकर वे उसका हिस्सा दे दें। अपने नए घर की पेशगी दे आया है वह। नियत में खोट की तो उससे निपटने के हथकंडे भी आते हैं उसे। वे जो अपने स्कूटर पर ठीक 8:45 पर दफ्तर के लिए नेहरू प्लेस निकलते हैं, पीछे से किसी डीटीसी के ड्राइवर से धक्का दिलवा देगा। बेंच चढ़वा देना भी उसके लिए मुश्किल नहीं। बिल्ला ने यह भी धमकाया कि उसके खिलाफ वे रिपोर्ट के चक्कर में ना फंसें। उसे सिद्ध करने में मिनट नहीं लगेगा कि पुश्तैनी मकान हड़पने की फिराक में है वे। नीयत डोली हुई है उनकी। वह मजबूर तो तब तक दुछत्ती का किराया भर रहा है और सब्र किए बैठा है। चाचा की धमकी के बाद अगली सुबह बच्चों ने उन्हें स्कूटर नहीं निकालने दिया। मकान का सौदा होने तक कार्यालय पहुंच पुरोहित जी को फोन कर घर सूचित करना पड़ता कि वे सुरक्षित पहुंच गए हैं, चिंता न करें उसकी। दरवाजा पत्नी ने खोला और बगल हटकर खड़ी हो गई। हाँफते हुए पुरोहित जी बैठक में पड़े पलंग पर लंबे हो गए। पत्नी ने पंखा पूरी गति पर कर दिया। सिरहाने चुपचाप हाथ बांधकर खड़ी हो गई। उखड़ी सांसें सामान्य हो लें तभी चाय पानी को पूछें। अरारोट के मारी बिस्किट उनकी ओर बढ़ाते हुए पत्नी ने धीरे से अब तक दवाई जिज्ञासा परोसी। दिखाए कुछ फ्लैट्स कपूर ने? उनका तात्पर्य प्रॉपर्टी डीलर से था। दिखाए ना? चाय का घूंट भरते हुए पुरोहित जी का स्वर अपेक्षित रूप से उत्तेजित नहीं हुआ। क्यों, पसंद नहीं आया कोई? आया एक। कहाँ? अपने डॉक्टर चतुर्वेदी जी रहते हैं ना, ध्रुव अपार्टमेंट्स में। पत्नी ने जगह याद करने की कोशिश की। उनकी बिल्डिंग के ठीक बगल वाली बिल्डिंग में पहले माले पर 3 बेडरूम है। तीनों के साथ गोलाकार छोटी छोटी बालकनी जुड़ी हुई हैं। अलमारियां और पेले मेट्स बने हुए हैं। 24 घंटे पानी की सुविधा। जाड़ों की धूप आमने सामने वाले कमरों में भरपूर आएगी। छोटा स्टोर भी है। जमुना पार 24 घंटे पानी की सुविधा, समझो नियामत। घर के खाके के साथ पानी की बात सुन पत्नी उत्साहित हो उठी। वह सब तो ठीक है, पानी के नाम पर पत्नी का इस कदर विभोर होना पुरोहित जी को विशेष रुचा नहीं। मकान मालिक मिस्टर खुल्लर कस्टम में है और 17 मांग रहे हैं। जमुना पार इतनी कीमत? कंक्रीट का जंगल है जंगल। दूर दूर किसी जवान पेड़ की परछाई तक नहीं। माचिस की डिबिया जैसे कमरे। कहने को 3 बेडरूम, मगर अपने पटेल नगर वाले मकान के एक कमरे के 3 हिस्से भर समझो। खिन्नता समझ में आ रही है। जहां भी घर देखने जाते हैं पटेल नगर वाले घर से तुलना कर परखते तौलते हैं। कहाँ कौन सा इलाका छूटा? पश्चिम बिहार, पीतमपुरा, जनकपुरी, वजीराबाद के पुल के उस पार, यमुना बिहार। कोई मकान पसंद नहीं आया। 5 महीने देखते देखते निकल गए। उनका मर्म समझती हैं वे। बीजी की मौत से अनाथ ही नहीं हुए हैं वे, बेघर भी हो गए। जो कुछ छिन गया, छूट गया, छूटता है कहीं। कल उससे बेहतर जगह पहुंच जाएं, तब भी उनका अपना घर पटेल नगर वाला मकान ही रहेगा। पुरोहित जी के मन मस्तिष्क पर इन दिनों कुछ ज़्यादा ही दबाव है। कई समस्याओं से एक साथ जूझ रहे हैं। महसूस करती भी हैं कि पहली को जो 1800 रुपये किराए के सीधे तनख्वाह में से निकल जाते हैं, उसके मद में घर के कई जरूरी खर्चों में भारी कटौती करनी पड़ी। दूध कटा बच्चों का, महंगी सब्जियां कम हुई, बासमती चावल गाहे बगाहे हो गया। पुरोहित जी ने स्कूटर से कार्यालय आना जाना बंद कर दिया। बिल्ला की धमकी के भय से पहले उन लोगों ने उनका स्कूटर से आना जाना बंद करवाया। पेट्रोल के पैसे बचाने की खातिर अब भी स्वयं डीटीसी बस से आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। उन्होंने ही आस पड़ोस से पूछताछ कर पता लगाया कि नेहरू प्लेट्स के लिए हिंदुस्तान अपार्टमेंट के सामने से ठीक 8:45 पर एक चार्टर्ड बस निकलती है। एक चिंता कटी। उसी से आने जाने लगे पुरोहित जी।
बंधन हो गया तो बस इतना कि समय की पाबंदी के चलते घर लौटने से पूर्व घंटे 1.5 घंटे के लिए मित्रों के संग कॉफ़ी हाउस में गपशप की गुंजाइश न रही। यही 1800 रुपये पटेल नगर में पक्के बचते थे। घर भी ऐसे मौके का कि सीढ़ियाँ उतरते ही पटरी का रौनकमय बाजार, सामने छज्जे पर से आवाज़ लगाते ही तुलकर टोकरी में साग सब्जी ऊपर। यहाँ मयूर बिहार में वो शाहाना सहूलियतें कहाँ। गीजर खोलते ही नहान घर का दरवाज़ा भड़बड़ाया। बड़ी मुश्किल है इस घर में, पुरोहित जी को खूब अखरता है। पाखाना और नहान घर एक ही में बने हुए हैं। कोई नहाने घुसा और किसी को जोर से पखाना आया, समझो अगले का नहाना मुहाल। नहाने वाले को कपड़े लपेट अजीब हुलिये में बाहर निकलना पड़ता। सुबह उनके नहान घर में घुसते ही अक्सर ऐसा होता। माँ की अनेक चेतावनियों के बावजूद बच्चे समय से पखाना न जाते और पुरोहित जी के बदन पर पानी उड़लते ही दरवाजे पर थपकियाँ शुरू हो जाती। पटेल नगर वाले घर में शुद्ध अशुद्ध पर कितना विचार था। कौन? गीजर बंद कर उन्होंने भीतर से टोहल ली। पत्नी की आवाज़ आई, सुनिए, गा भाई साहब का फ़ोन आया है आपके लिए पड़ोस में। समझ गए कि गा को विशेष रूप से उन्हीं से बात करनी होगी, वरना पत्नी नहाते समय उन्हें कम ही छेड़ती है। अच्छा हुआ बदन पर पानी नहीं डाला। उत्तरी लुंगी के ऊपर कुर्ता डाल वे उपाध्याय के घर फ़ोन सुनने निकले। इस घर में फ़ोन ट्रांसफ़र नहीं करवाया, यही सोचकर कि अपने घर में ही सीधे ट्रांसफ़र करवाएंगे। बहुत करीबी मित्रों को ही पड़ोसी का नंबर दे रखा है, इस हिदायत के साथ कि जब तक कोई बेहद ज़रूरी संदेश ना हो पड़ोसी को बुलाने का कष्ट न दें। बोल भाई गा, क्या समाचार है? यार तुम मकान खरीदना चाह रहे हो ना? मकानों की मुंह दिखाई के अलावा मैं आजकल कुछ कर भी नहीं रहा। कोई है नज़र में? है एक, यहीं मेरी कॉलोनी में ही। तेरी कॉलोनी में? दक्षिण दिल्ली में? पुरोहित जी की अकुलाती उम्मीद की नाव में अचानक छेद हो गया। वहाँ के भावों का अंदाज़ा है मुझे। 4000 रुपये प्रति स्क्वायर फुट, 20-22 से कम में नहीं पड़ेगा मेरी ज़रूरत का फ्लैट। समझने की कोशिश कर, जो बात मैं खुलकर करना चाहता हूँ फ़ोन पर संभव नहीं। दीवारों के भी कान होते हैं और मैं ठहरा सरकारी मुलाजिम। ऐसा कर, तू आज शाम रीगल कॉफ़ी हाउस में मिलता हूँ। कितने बजे? 6-6:15। इतना समय उन्हें डीटीसी से कनॉट प्लेस पहुँचते हो जाएगा। बस चार्टर्ड छोड़नी होगी। पक्का मिलते हैं। गा ने उधर से फ़ोन रख दिया। प्रसन्नचित पुरोहित जी घर की ओर बढ़ने से पहले रसोई में झांककर श्रीमती उपाध्याय को फ़ोन के लिए धन्यवाद कहना न भूले। कितने दिनों बाद जाना होगा कॉफ़ी हाउस? घर के भीतर हुए नहीं कि पत्नी ने उत्सुक होकर पूछा, क्या कह रहे हैं गा भाई साहब? पुरोहित जी ने परखती दृष्टि से क्षण भर पत्नी को देखा। उन्होंने महसूस किया कि जो भी बातचीत मकान के संदर्भ में उनकी और गा के बीच हुई, जितनी हुई है, बता देने में कोई हर्ज नहीं। बीजी से हर छोटी बड़ी बात कर लिया करते थे। पत्नी से बांटना कभी जरूरी नहीं लगा। उसकी सामर्थ्य को आंकने की कोशिश भी नहीं की। बीबी की मृत्यु के उपरांत प्रत्येक क्षण पीछा करती पत्नी की प्रश्नाकुल आंखें उन्हें कुरेदने लगीं। वे अक्सर अनमने हो उठते। पत्नी के झड़कने के बावजूद बहुत सोचने के बाद उन्होंने खुद को ही मनाया कि पत्नी से चुटकुलों भर का ही तो संबंध नहीं। एक मकान है गा की ही कॉलोनी में, साउथ दिल्ली। विश्वविद्यालय जाने के लिए घर से निकलने के लिए तैयार उनकी मजली संतान बेटी नैनी ने अविश्वास से उनकी ओर देखा। रियली पापा, कितने कमरों का है? क्या कीमत है? 3 कमरों का बता रहा है। उसी मसले पर बात करने के लिए तुम्हारे गा अंकल ने आज शाम कॉफ़ी हाउस पर बुलाया है। फिर भी अंकल ने कोई अंदाज़ा दिया होगा। बेटे, मैंने उन्हें अपनी गांठ बता दी। ओ पापा, साउथ दिल्ली है। मौके का मकान मिल रहा हो तो थोड़े रुपयों का जुगाड़ लोन वोन लेकर कर लीजिए। उजड़ों की बस्ती में रह रहे हैं हम। मेरी यू स्पेशल विश्वविद्यालय के लिए विशेष बस में पास के चिल्ला गांव से उद्दंड लड़के चढ़ाते हैं और बस की लड़कियों को छेड़ते हैं। परसों की घटना मैंने आपको नहीं सुनाई, आप चिंता में पड़ जाएंगे यही सोचकर। बच्चू भैया ने भी मना किया कि पापा से मत कहना। दबाव डालने पर नैनी ने बताया कि परसों सुबह उसके यू स्पेशल में चिल्ला गांव की मोड़ से 2 गुंडे छोरे चढ़ाए। एक ने लपक कर बस चालक की पीठ पर छुरा रख दिया और उसे धमकाया कि बस लोटस टेम्पल सैर को ले चले। दूसरे छोकरे ने फिल्मी अंदाज में देसी कट्टा तान कर लड़कियों को जगह पर से न हिलने की चेतावनी दी। बस निजामुद्दीन पुल की ओर मुड़ गई। विरोध करने का साहस नहीं किया किसी ने।
कौन अपनी जान जोखिम में डालता। पिछले वर्ष इसी बस में शर्मिला नाम की छात्रा को एक गुंडे ने छेड़ा। रोमेश नाम के विद्यार्थी ने इसका विरोध किया। बदले में उस गुंडे ने रोमेश को छुरा घोंप दिया। तुम लोगों ने क्या किया? कर ही क्या सकते थे। बस महारानी बाग के निकट पहुंची नहीं कि गुंडे लोगों की आवाजाही देखकर डर गए। चोर रास्ते से पहले बस रुकवाई, बस से कूदे और आनन फानन में चंपत हो गए। आश्रम पुलिस चौकी में हमने शिकायत दर्ज करा दी। देर हो रही है, तू जा। उन्होंने विचलित न होने का नाटक किया। विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अविश्वास का कारण भी नहीं। किस्से कहानियां गढ़ना नैनी की आदत नहीं। नैनी के साथ घटी दुर्घटना सुनकर यही आभास हो रहा है कि दिल्ली ही नहीं, सरकार ने समूचे देश के तड़ी पारों को जमुना पार लाकर बसा दिया है। वे तड़ी पार इलाके की कानून और व्यवस्था को अपने हाथों तिनगी सा नाच नचा रहे हैं, जिनके बीच रहना जीवन पर्यंत आतंक और असुरक्षा में जीना होगा। कहने को आधी दिल्ली इस ओर रह रही, एक अनोखे वही नहीं, मगर लगभग पौनी आयु अमन चैन में गुजार देने के बाद अशांति बर्दाश्त नहीं। दरअसल ढूंढने को वे पटेल नगर के आसपास घर ढूंढ लेते। महीने भर के भीतर बिल्ला ने राजेंद्र नगर में मकान ले ही लिया नहीं, बस 2 कारणों से। उस इलाके में फटकना नहीं जहां बिल्ला की मौजूदगी से सामना करना पड़े, दूजे बीजी की स्मृतियां। एक और व्यावहारिक कारण रहा, कीमतें। जमुना पार उसे आधी कीमत में बड़ा मकान मिल जाएगा। बहरहाल एक बात स्पष्ट हो गई, प्रकट में बच्चे कुछ कहते नहीं, लेकिन जमुना पार रहना उन्हें गले तक अघाए हुए था। पुरोहित जी के मन में दिल्ली के मकान के विषय में एक अव्यक्त किस्म का दबाव बनने लगा। नहान घर में दोबारा घुसते हुए उनका दिमाग तेजी से बीमों आदि पर कर्ज की संभावनाओं के विषय में सोचने लगा। नैनी के तर्कों में दम है, एकदम आंखें नहीं मूंद सकते उससे। अच्छी जगह रहने के अपने मायने हैं। पटेल नगर की कीमत अब अनुभव हो रही है। जीवन में एक बार घर बनाता है आदमी, आगा पीछा सोचकर ही बाबूजी ने पटेल नगर चुना होगा। पुरोहित जी के कॉफी हाउस पहुंचने से पूर्व गा वहां पहुंच चुका था और बाईं ओर की बड़ी खिड़की के निकट वाली मेज अगुआए बैठा हुआ था, ऐसे कि उस मेज पर 2 व्यक्तियों से अधिक बैठ ही न पाए और उनके एकांत में खलल न पड़े। देर हुई तुम्हें पहुंचे? पुरोहित जी अपराध बोध से भरे हुए बोले। आधे घंटे से ऊपर हो रहा। वह तो ठीक है, मगर तू अटक कहाँ गया? मैंने यहाँ से तुझे फ़ोन भी किया, फ़ोन भी व्यस्त मिला लगातार। क्या बताऊँ, बोलते हुए पुरोहित जी बेस्वाद हो आए। कागज पत्र समेटे नहीं कि निदेशिका महोदय ने एक केंद्रीय मंत्री का अभिभाषण सरका दिया मेज पर अनुवाद के लिए। बहुत जरूरी है पुरोहित जी, निपटा दीजिए चलते चलते। ओहो, लावण्यमयी श्रीमती मोहिनी श्रीवास्तव हैं आजकल तेरी बॉस। मना कैसे करता उन्हें? 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। पटरी पर आओ बंधु, छिछोरे पनी की उम्र गई तुम्हारी मेरी। अपनी कौन छिपी? पटरी पर चढ़ते उतरते न रहते भैये, तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की रूखी नौकरी हलक की हड्डी हो गई होती। गाने बेहयाई से दाहिनी आंख दबाई। सो तो है। मोहिनी श्रीवास्तव से खिन्न पुरोहित जी गा से सहमत हुए। अनुवाद की खड़ताल बजाते चाटते हम भी ससुरे असल में अनुवाद होकर रह गए। कॉफ़ी मंगवा के रख लेता, मगर अफसोस कि मैं संजय नहीं, वरना दिव्य दृष्टि से देख लेता कि पुरोहित जी की सवारी कॉफ़ी हाउस की सीढ़ियां चढ़ रही है और जनाब की खिदमत में मुझे फ़ौरन कॉफ़ी का आर्डर दे देना चाहिए। क्यों? बहुत मुंह सुखा दिया निदेशिका महोदया ने। पुरोहित जी झेंप उठे। चलो खिदमत में हम हाजिरी बजा लाते हैं। उन्होंने बैरे को बुलाकर कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और अब तक दिमाग में भरी बजबजा रही खुन्नस को झटक चेहरे पर प्रफुल्लता ओढ़ी। कुछ भी कहो, गा जीवंत है। गा के चलते उन दिनों कार्यालय का निहायत बोर वातावरण सरस हो उठता। लंच के जमावड़े में एक के बाद एक मांसाहारी चुटकुलों के ठहाकों से हलक में कौर अटकने लगते। महिला सहकर्मी मुंह घुमा झेंपने लगती, मगर दूसरे दिन फिर डिब्बा लिए उसी जमावड़े में संग होती। काम के बोझ से पिटे चेहरे एकदम ताजे उत्फुल्ल हो अपनी मेजों पर लौटते। कॉफ़ी का पहला घूंट भरते ही गा का स्वर रहस्यमय हो आया। मेज पर कोहनियाँ टिका धनुषाकार हो वह पुरोहित जी के एकदम निकट हो गया। काम की बात पर आए। मेरा मकान देखा है न तूने? देखा है। मेरे मकान के ठीक पीछे वाली गली में एक मिस्टर खा का मकान है। हमारी पूरी बस्ती हमारे मजहबियों की है। मिस्टर खा एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे मजहब के हैं।
पिछले साल भागलपुर में हुए दंगों की प्रतिक्रिया में चांदनी चौक वगैरह में कर्फ्यू लग गया तो हमारी मुख्य सड़क से लगी उस पार की पूरी बस्ती में भयानक दंगे फैल गए। तुम्हें याद है? भूलना मुश्किल है। कहते हैं ना कि हमारे घरों में साग सब्जी काटने वाला तेजधार एक मामूली सा चाकू तक नहीं होता। फिर भी तुमने अखबारों में पढ़ा होगा कि हमारे मजहबियों ने उस पार की बस्ती में घुसकर बस्ती के बाशिंदों के घर फूंक दिए, दुकानें लूट लीं। प्रतिवाद में उन्होंने भी अपनी बस्ती में रह रहे हमारे मजहबियों के इक्के दुक्के घर फूंक दिए, संपत्ति लूट ली। याद है? याद है। विषाद की सिसकारी सी खींच क्षण भर को पुरोहित जी ने आंखें भींच लीं। बंद आंखों के आगे नरभक्षी लपटों में घिरी रोंगटे खड़े कर देने वाली इंडिया टुडे की दंगों की सचित्र रिपोर्ट घूम गई। पुरोहित, फिर वही होगा, वैसे ही लपटें उठेंगी, बस्तियां सुलगेंगी। दोनों मजहबियों के बीच जो विवाद इधर तूल पकड़ रहा वह लोगों को बारे न्यारे के लिए उकसा रहा। तू मेरा संकेत समझ गया होगा। अपने बोए सींचे खेल में सरकार चूहे सी फंस गई चूहेदानी में। मौलवियों संतों से बातचीत के जरिए किसी समाधान पर पहुंचने की कोशिश नाकामयाब रही। हाँ, समाधान के लिए मांगी गई अवधि मात्र कुछ हफ्ते शेष है। पुरोहित जी ने विचार मग्न हो टिप्पणी की। बातचीत में यह उनकी पहली भागीदारी थी। अपनी भागीदारी पर वे स्वयं चौंके। कुछ देर पहले तक उन्हें गा की बातों में संकीर्णता की बू आ रही थी। वह बू कब कैसे स्वार्थ रस में रंग बदलने लगी उन्हें महसूस ही नहीं हुआ। बस कुछ हफ्तों का खेल है। तोते उड़े हुए हैं जनाब खा के। हमारी बिरादरी के बीच बच्चू रह तो रहे मगर बाघ के सामने बंधी बकरी से। दाहिनी आंख छोटी कर कुटिल भंगिमा बना गाने भौएं उछाली और चिरपरिचित अंदाज में धुंधुआता ठहाका भरा। पुरोहित जी की क्षण भर पहले की भागीदारी को विवेक का हल्का सा झटका लगा। वे अचकचा उठे। हमेशा की भांति गा के ठहाके में वे स्वयं को सम्मिलित नहीं कर पाए। ठहाके की तरंग शांत होते ही गा ने कॉफी का अगला घूंट भर बात आगे बढ़ाई। बकरी मिमिया रही, छटपटा रही, उतावली है। जितनी जल्दी हो सके अपना मकान बेच बूझ अपनी बिरादरी में महफूज हो सके। अपनी बस्ती में पहुंचने के बाद भी सुरक्षित होंगे खा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? फिलहाल सामने बैठे बाघ से मुक्ति मिलेगी। जुगाड़ बैठा। मुंह का कौर नहीं, गुटका की सट्ट पेट में। एक तो दूसरे मजहबी का मकान, दूजे दक्षिणी दिल्ली की नामी गिरामी बस्ती में। लाखों का मामला है, 20 मांग रहे। शेयर घोटाले के चलते वैसे ही औक्रातियों ने अंटी के मुंह चाप रखे हैं। सारी दलीलें ठीक हैं मगर यार, एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद मुझसे 20 का जुगाड़ होने से रहा। गरजू है खा। 1,00,000-1,50,000 नीचे उतर आएंगे। सोना मिट्टी के मोल फूकने से रहे। पुरोहित जी के चेहरे पर हताशा ने झाई मारी। तू भड़बड़ाता बहुत जल्दी है, दूरंदेशी बन। अब तू सुन ही ले। इतनी बकझक तुझसे क्यों कर रहा हूँ? कल शाम तेरी भाभी से श्रीमती खा कह रही थी हाथ के हाथ सौदा पट जाए तो खा साहब 17-18 के बीच मकान निकाल देने को राजी हैं। अपने मजहबियों से उन्हें सुराग मिला है कि अब की रामनवमी पर। पुरोहित जी का प्रलोभन पसीजा। समझाया नहीं भाभी ने उन्हें? समझाया, काहे को इतना घबरा रहे हैं आप लोग? हम लोग हैं ना, पड़ोस में। मजाल है जो कोई यहाँ कोई पत्ता खड़क जाए। पढ़े लिखे शरीफ रहते हैं, दुख सुख के भागीदार। क्या बोली श्रीमती खां? सड़क के उस पार भी शरीफों का ही मोहल्ला था। गलत नहीं कहा, किसी के पेट में घुसकर था पाना मुश्किल है। तू एक काम कर। बोल। कल शाम खाली होगा? तेरी लावण्यमयी श्रीमती मोहिनी श्रीवास्तव ने ऐन मौके किसी काम में ना उलझा दिया तो। खैर, घर से तू भाभी से कहकर निकल कि मिस्टर खा का घर देखने कल शाम तू मेरे घर जाएगा। ठीक 4:45 पर फ़ोन करके मैं तुझसे स्थिति मालूम कर लूँगा कि तू मोहिनी की माया से मुक्त है या जब्त। खूब हरियाली है गा की कॉलोनी में। गुलमोहर और छतनार के वृक्षों से पटी साफ सुथरी चौड़ी सड़कें, शांत वातावरण, अपने में मग्न मस्त लोग। दक्षिण दिल्ली में मकान पाने का सपना पुरोहित जी के मन को गुदगुदाने लगा। गा शुरू से ही तिगड़मी है, मामला पटाने में माहिर। क्या अचरज सौदा पट ही जाए। गा के लिए तिकड़मी विशेषण अनुचित लगा। किसके भले के लिए सोच रहा, उसकी कौन सी गोटी अटकी हुई है उनके पास पड़ोस सुख पाने के अलावा। मोहिनी जी की माया का मंत्र सुबह खीसे में डालकर ही निकलूंगा। एक बात ध्यान में आ रही है, पुरोहित जी कहते हुए होठ चबाकर हिचकिचाए। बोल बोल। यही कि मिस्टर खां से अपनी चादर के विषय में सीधे बात नहीं की जा सकती?
फ़ोन नंबर नहीं है उनका? मतलब यही कि हमारे पास इतने का डॉल है, इतने तक हम और हाथ पांव मार सकते हैं। क्या? क्या? ऐसी मूर्खता ना करना भैया, बना बनाया खेल चौपट करके धर देगा। लेन देन की बात मैं खुद करूंगा कि तेरी चादर में ही सौदा पट जाए। अपनी पहली और आखिरी कोशिश यह होगी खा को घेरने की। गरज उनको है, डरे हुए वे हैं, कोई हम खदेड़ दे रहे हैं उन्हें मोहल्ले से। अच्छा अच्छा, जैसी तेरी मर्जी। पुरोहित जी ने हथियार डाले। और सुन, मैं जो सुबह तुझसे आयकर की अवधि कुछ और आगे बढ़वाने के लिए कह रहा था ना, श्रीमती खाकी सुराग वाली बात सोचकर ही कि श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, खत्म हुए नहीं कि 9 दुर्गे रामनवमी है कितनी दूर। चिंगारी ने लपट पकड़ी नहीं कि खा औने पौने दामों घर सुलटा बोरिया बिस्तर बांध लेगा। आया भेजे में। एक क्षण के लिए पुरोहित जी का खून निचुड़ कनपटियों में खदबदाया। गा की लपटंगीरी भरी बातों को वे सहन कैसे कर रहे? कोई और मौका होता वे गा से 2-2 हाथ करने पर उतर आते। इस समय अनहोनी घट रही उनके संग। जुबान पर ताले डाल दिए प्रलोभन ने। सोचा नहीं कि उनके जीवन काल में वे स्वयं या उनकी औलाद पटेल नगर छूट जाने के बाद दक्षिण दिल्ली में रहने का सुयोग पा सकेगी। वे क्यों द्वंद्व में फंसते हैं? कोई बेचना चाह रहा है, उन्हें खरीदना है। सौदे में मोल भाव ऊंच नीच होती ही रहती है। उन्होंने नहीं बेचा कोड़ियों के मोल पटेल नगर वाला मकान। कोई मंदिर मस्जिद विवाद ने बिबकाया। फिर बिल्ला किसी दंगई से कम न था। उसकी धमकियां गीदड़ भभकियां नहीं थीं। मन की कहने पर उतर आता तो वे बीजी की पहली पुण्यतिथि भी न मना पाते। उल्टा घर वाले उनकी तेरें कर रहे होते। अराजकता कहाँ नहीं, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं धन के नाम पर, तो कहीं संपत्ति के लोभ में। दीन धर्म बहुत सोच लिया, आचरित कर लिया। अब मात्र औलादों के भविष्य के विषय में सोचें, सुरक्षित जीवन के विषय में सोचें, नैनी की खुशी के विषय में सोचें। दीर्घ उच्छ्वास के साथ पुरोहित जी ने स्वयं को समेट दुविधा को हड़काया। गा, तू अपने दरवाजे प्रॉपर्टी डीलर का बोर्ड टंगवा ले, हलकान हो रहा सरकारी नौकरी में। गा को पुरोहित जी की प्रशंसा ने पुलकाया। अपना काम बंधु बिना बोर्ड लटकाए जैकपॉट हो रहा। तू ठहरा अपना तुलसीदास दोस्त। अपन मिस्टर खा को थोड़े ही छूछे छोड़ देंगे, डील करवाएंगे। उनकी तो उनसे 2% खीसे में। गा ने आदतन आंख मार अंगूठा ठनकाया। द्वंद्व मुक्त हो पुरोहित जी, तिल में छनी फुलौरी से हल्के हो आए। उठें। हाँ यार, चलें, तेरी भाभी चिंता कर रही होगी। घंटे 1.5 घंटे देरी से पहुंचने की कह कर गायब हो गया। अपनी ही रौ में गाने खड़े होते हुए मेज पर रखा हेलमेट झुककर उठाया। तुम्हें कहाँ उतारूं? केंद्रीय बस टर्मिनल से 327 पकड़ूंगा मयूर विहार के लिए। मुझे वहीं उतार दे। डीटीसीबी जमुना पार की सवारियों के लिए बसें नहीं चलाती, खटारा चलाती है, खटारा। मेज और कुर्सियां पीछे छोड़ते हुए यह भी ख्याल आया पुरोहित जी को, बड़े दिनों बाद कॉफ़ी हाउस आए हैं, तनिक हॉल में नज़र डुला लें। हो सकता है कोई पुराना परिचित अड्डेवाल दिख जाए। लेकिन दक्षिण दिल्ली में मकान के सौदे की आह्लादकारी संभावना की सूचना शीघ्र से शीघ्र घर पहुंचकर पत्नी बच्चों को सुना देने का अधैर्य संवरण न हो पाने के चलते वे कुछ खुश कुछ उलझे हुए से कॉफ़ी हाउस की सीढ़ियां उतरने लगे। इस वक्त परिचितों से करनी ही भली, नहीं तो देर में देर। दोनों ओर पांव लटकाकर पुरोहित जी गा के स्कूटर के पीछे बैठ गए। गा के गाड़ी आगे बढ़ाते ही उन्होंने सतर्कतावश उसके कंधे को पकड़ लिया। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनकी हथेली के नीचे गा के जकड़े कंधे की जगह किसी की सख्त नुकीली बालों भरी पीठ आ गई है। अजीब सी अनुभूति हुई। सिहर कर उन्होंने आंखें फाड़कर गा के कंधे की ओर अविश्वास से देखा। सिर चकरा गया। ठंडे पसीने से तर हो आए पुरोहित जी। दृष्टि भ्रम हो रहा है उन्हें, या अचानक तबीयत बिगड़ रही? कहीं एंजाइना का अटैक तो नहीं? पिछले हफ्ते छाती में हल्की सी जकड़न की शिकायत करते ही पत्नी जबरदस्ती पॉकेट बन के डॉक्टर गुलियानी के दवाखाने खींच ले गई थी उन्हें। ईसीजी एकदम ठीक निकला था। डॉक्टर गुलियानी ने उन्हें सतर्क भर किया कि वे तत्काल रक्त में कोलेस्ट्रॉल जांच करवा लें। इस समय न वह बाईं बाह में पीड़ा का अनुभव कर रहे, न छाती में कोई जकड़न। उन्होंने घबराकर फरफराती हवा में लंबी सांसें खींच फेफड़े को प्राणवायु देने की कोशिश की और गा के कंधे से हथेली खींच ली। मुंह से घुटी घुटी सी हूं हूं निकली। गा ने चौंक कर गर्दन मोड़ी और गाड़ी को ब्रेक लगाया। हैं, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? मिची आंखें खोलकर पुरोहित जी घबराए हुए से नीचे उतरकर खड़े हो गए। कुछ नहीं, ऐसे ही अचानक कुछ तबीयत खराब हो गई। जल्दी से जल्दी तू मुझे मयूर विहार के लिए कोई 3 व्हीलर करवा दे।
तू पसीने से भीग रहा, तुझे यहीं किसी डॉक्टर को दिखाऊं? गा ने परेशान होकर पूछा। नहीं, ठीक हूँ, अब छोड़ने चलूँ घर? स्कूटर पर बैठने में दिक्कत होगी, चला जाऊंगा। गा की ओर उन्होंने आंखें नहीं उठाईं। हाथ दिखाकर गा ने एक 3 व्हीलर वाले को रोका। 3 व्हीलर वाला मयूर विहार जाने के लिए राजी नहीं हो रहा था। गा ने उसे मीटर से 5 रुपये अधिक ले लेने का प्रलोभन दिया और उसे हाथ के सहारे से 3 व्हीलर में बिठा दिया। घर पहुंचते ही भाभी से कहना कि वे मुझे पड़ोस से फ़ोन करके इत्तला दें कि तू सकुशल घर पहुंच गया। गा ने चिंतित स्वर में आग्रह किया। कहें तो मैं कहीं स्कूटर पार्क करके तेरे संग चलूं? सुन, मुझे मिस्टर खा का मकान नहीं खरीदना। पुरोहित के अस्फुट से शब्द अपराध बोध से कांप रहे थे। मैं जमुना पार ही भला। मगर क्यों? ये कैसी बहकी बातें कर रहा है तू? होश में है? मैं आदमी ही बना रहना चाहता हूँ। तेरा दिमाग तो नहीं चल गया पुरोहित? तू आदमी नहीं तो और कौन है? गा उनकी अस्वस्थता के बावजूद अपनी झुंझलाहट नहीं दबा पाया। पुरोहित जी को गा की आवाज़ दहाड़ सी अनुभव हुई। वे 3 व्हीलर की सीट पर अधलेटे से हो ड्राइवर से कांपते स्वर में बोले, जल्दी ले चलो भैया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे चित्रा मुद्गल जी द्वारा लिखी हुई कहानी बाघ। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी के विषय में अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में साझा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।